नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना के बाद सावन के पहले दिन भक्तों ने मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। इस दौरान मंदिरों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली और बिना किसी पाबंदी के भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सावन के महीने का हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व होता है। इसी महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होती है। श्रद्धालु हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों से कांवड़ लेकर अपने अपने मंदिरों पर पहुंचते हैं और वहां पर जलाभिषेक करते हैं। सावन के पहले दिन मंदिरों पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सुबह 4 बजे से ही भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की शुरुआत की, क्योंकि कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई थी और मंदिरों में आने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसे में बहुत सारे भक्त ऐसे थे जो सावन के पहले दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं कर पाए थे, लेकिन अब सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं और भक्त भारी संख्या में मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि लोगों में बेहद खुशी है, क्योंकि बिना किसी पाबंदी के वो मंदिर आ रहे हैं। वहीं भक्तों में भी खुशी देखने को मिल रही है। भक्तों ने कहा कि कोरोना के बाद पहला सावन का दिन है और कोरोना में तो मंदिर भी बंद हो गए थे। उनको बेहद खुशी मिल रही है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है। पहला दिन है, भोले बाबा को रिझाने के लिए हम आए हैं यहाँ पे कि भोले बाबा हमसे प्रसन्न हो, हमारी मन की मनोकामनाओं को पूरी करे। और इसी आस से सभी भक्ति यहाँ मंदिर में आते हैं, भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं कि बाबा हमारी सुन लें। और इस तरह से हम सावन के महीने में बाबा को रिझाने आए हैं। 2 साल पहले कोरोना के टाइम पर मंदिरों में पाबंदी लगा दी थी और इस टाइम कोई पाबंदी नहीं है जी। अच्छे तरह दर्शन हो रहे हैं, क्या क्या होगा? उस समय बहुत अजीब सा लग रहा था कि मंदिर नहीं आ पाते थे तो मन भी अच्छा नहीं लगता था। मंदिर आके थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है कि भाई तसल्ली मिलती है। हाँ, हमने भगवान जी को हाथ जोड़े, भगवान जी से अपनी प्रार्थना। सुख शांति के लिए आ रहे हैं भैया। भोले जी की पूजा करी है? हाँ जी। पहले मंदिरों में काफ़ी कोरोना में नहीं खुले थे, पाबंदी लगी, तो अब कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। नहीं, अब अच्छा लगे। पहले जैसे पहले मतलब कोरोना में तो परेशानी हुई सबके लिए, अब तो है, अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मंदिर में सब आम जामे। हमने बहुत प्रतीक्षा करी है कि मंदिर तो आसानी से दर्शन हो गए बाबा। बहुत बढ़िया, अच्छे, बहुत बढ़िया हो। किस तरह से पूजा होती है, भगवान को क्या चढ़ाया है? चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा रोडवेज परिवहन विभाग के द्वारा कांवड़ लाने वाले भक्तों और यात्रियों को हरिद्वार तक पहुंचाने के लिए 2 बसें चलाई गई हैं। कोरोना के बाद बस सेवा को शुरू कर दिया गया है। सावन के महीने में कांवड़ लेने के लिए फरीदाबाद क्षेत्र से भारी संख्या में भक्त हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। हर साल सावन के महीने में रोडवेज विभाग के द्वारा कांवड़ लाने के लिए जाने वाले भक्तों के लिए बस सेवा चलाई जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण इस बस सेवा को बंद कर दिया गया था। बंद की गई इस सेवा को सावन महीने के पहले दिन शुरू किया गया और भी 2 बसें चलाई गई हैं, जो हरिद्वार तक भक्तों को लाने व लेकर जाने का काम कर रही हैं। जी, ये सावन का महीना है, इसमें बहुत कांवड़िए जाते हैं, अपनी श्रद्धालु है और ये भोले बाबा के लिए जल लेके आते हैं। बस। तो कब रवाना हुआ होगी आपके वहाँ से? मैं हमारी जी 17 या 18 को होगी। कौन से गांव से है आप? मैं जी बल्लमगढ़ से ही हूँ, ऊँचे गाँव से। बल्लमगढ़ से कितने जने आप जा रहे हो? हमें जी कम से कम 15 जने। और बताया जाए जब 2 साल कोरोना के बाद कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई, तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कितनी जोश मिल रही है आपको, उत्साह देखने को मिल रहा है? ये जी बहुत खुशी है अंदर से। एक पलवल की भी जाती है और यूपी वालों की भी जा रही है। पब्लिक की सुविधा के लिए हरिद्वार यात्रियों को भेजने के लिए हमने सफिशिएंट बस सर्विस लगाई हुई है। तो कितने टाइम बच जाएगी? और हमारी केवल जो डिपो की बात की जाए वो 2 बसें जाती हैं और एक शाम को स्पेशल बस भेजते हैं। किस तरह का रस देखने को मिल रहा है? रश हरिद्वार का है और रश के मुताबिक हम अपनी बस भेज देते हैं। पहले कोरोना के कारण रुकी हुई थी कांवड़ यात्रा, लेकिन इस बार कोरोना की कोई पाबंदी नहीं है, तो क्या रस ज़्यादा मिलेगा इस बार? हाँ, इस समय रश ज़्यादा आने की उम्मीद है और हमने उसके अनुसार जो है सुविधा को ध्यान में रखते बस सर्विस लगाई हुई है। 2 ही सर्विस फिर भी कामयाब नहीं किया? नहीं, सावन का पहला दिन है और कांवड़ के लिए आप चल रही है हरिद्वार, तो किस तरह का रस देखने को मिल रहा है? किस तरह का जो रस बढ़िया है। अभी एक आध कावड़िया दिख गया चलते चलते और आगे तक पूरी भरमार रह जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश 17-18 तक बिल्कुल भीड़ फुल हो जाएगी। तो कब आपकी वापसी होगी? वापसी यहाँ से 1-2 दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। फिर वो की इच्छा रही तो वहीं से लौटेंगे, फिर 1 आध दिन वहाँ रुकेंगे, वहाँ से फिर जल उठा लेंगे।
2 साल बाद कोरोना लग गया था, कांवड़ यात्रा रोक लगा दी, तो अब की बार किस तरह से श्रद्धालुओं में देखने को 2 साल से रोक तो लगाई है, मगर अब खुशी बहुत ज़्यादा है कि सरकार ने भी पूरी इजाज़त दी है। फैजाबाद में 11 जुलाई की देर शाम सेक्टर 4 इलाके में बिजली कर्मचारी बनकर घुसे 2 बदमाशों ने घर में अकेली बुजुर्ग महिला को बंदूक की नोक पर लेकर घर से सोना चांदी सहित 10,000 पर हाथ साफ कर दिया। इस मामले में पुलिस दोनों बदमाशों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार करने की बात कह रही है, तो वहीं करीब 74 वर्षीय बुजुर्ग को पुलिस कमिश्नर सम्मानित भी कर चुके हैं। सम्मानित होने वाले बुजुर्ग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक बदमाश को पकड़कर खुद पुलिस के हवाले किया था। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस अलग अलग इलाकों से बदमाश की झूठी गिरफ्तारी दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रही है। तस्वीरों में दिखाई दे रही है वही बुजुर्ग महिला है जिसके साथ बीते 11 जुलाई को बदमाशों ने बिजली कर्मचारी बनकर हथियार के बल पर लूटपाट की थी। घटना के समय बुजुर्ग महिला अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। बदमाशों ने घर में घुसते ही उसका फोन छीन लिया और फोन को बेड पर फेंक दिया, लेकिन वीडियो कॉल चलती रही। वीडियो कॉल चालू होने के चलते बुजुर्ग महिला के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ उसकी बेटी ने सुन ली और इस आवाज़ को सुनकर बेटी को ये समझते देर नहीं लगी कि उसकी मां किसी बड़े खतरे में है। मां की जान को खतरे में देखकर उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले 73 वर्षीय बुजुर्ग, जो कि उनके पिता के दोस्त हैं, उनको फ़ोन कर अपनी मां के किसी आफत में होने की जानकारी दी और इस दौरान उन्हें किसी और अपने परिचित को फ़ोन कर लिया। वहीं फ़ोन सुनने के बाद 73 वर्षीय बुजुर्ग मौके पर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बदमाशों ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर तक हो जाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो बदमाश बाहर आ गए और उन्हें गोली मारने की धमकी देते हुए भागने लगे। इसी दौरान एक बदमाश तो भागने में कामयाब हो गया, वहीं दूसरे बदमाश की बंदूक की गोली ज़मीन पर गिर गई, जिसे मौके पर पहुंचे बुजुर्ग ने उठा लिया और बदमाश को पकड़ लिया। फिर बदमाश ने उन्हें पेचकस से मारने की कोशिश की। इस दौरान बदमाश दोबारा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बुजुर्ग ने बदमाश को फिर पकड़ लिया और इस घटना के बाद 73 वर्षीय बुजुर्ग को बाकायदा पुलिस कमिश्नर ने अपने कार्यालय में बुलाकर उनकी बहादुरी के लिए प्रशंसा पत्र देते हुए 5,000 का इनाम भी दिया है। लेकिन पुलिस दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी को नया मोड़ दे रही है और एक बदमाश को पलवल के मिर्जापुर से तो दूसरे बदमाश को गाजियाबाद के सिहानी से गिरफ्तार करने की बात कह रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। इस मामले में जब बुजुर्ग से बात की गई तो उन्होंने सारी घटना के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने बदमाशों को अपने हाथों से पकड़कर मौके से पुलिस के हवाले किया है। वहीं दूसरी ओर लूट का शिकार हुई बुजुर्ग महिला ने क्या सुनाई आप बीती, उसे गौर से सुनिए। नाम है आपका? जयवती शर्मा। जयवती जी, क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ था? मेरे 2 आदमी घुस के आए, जी बिजली वाले जी कह रहे पुराने बिल दिखाओ। मैंने कि नया तो भर दिया भैया हमने, जी कि पुराना दिखाओ। झट गेट लगा ली और यहाँ खड़े हो गए आके। जी एक ने मेरी कनपटी पे बंदूक तान दी और गर्दन पकड़ ली और यहाँ मुंह भींच दिया। बिजली वाले बन के आए थे? हाँ, एक ने चाबी मांग ली और कैश कहाँ आपका जेवर कहाँ, चाबी कहाँ है। मैं तो डर के मार बता दी, चाबी वहाँ पड़ी है देख लो। ले गए सब जो कुछ था उसमें। कौन कौन मौजूद थे उस टाइम घर के अंदर? कोई नहीं, मैं ही तो थी। अकेले थे आप? हाँ, मैं भी सब्जी बना रही हूँ, आज चलाने गई गैस पे। वो तो मैंने गैस बंद कर दी, न आते देख के 2 जने ने, मैंने की पता नहीं कौन है। कितना सामान घर से ले गए? सामान तो भैया मेरे कान के 2 जोड़ी पायली, नाक के लेके चले गए, अंगूठी छीन ली और जो होएगा मेरी याद भी ना अंदर। बंदूक के नोक पर लूट की गई आपकी? और बंदूक यहाँ लगा दी कनपटी पे और मुंह भींच लिए बुरी तरह, गर्दन दबा दी। कितने लोग आए थे? 2 ये, एक खंगा अंदर अलमारी खोल ली उनने चाबी थे और कैश और 10,000 वाले ले गए। तो क्या कोई शोर शराबा, कोई पड़ोसी नहीं आया बगल से कहीं से? जो बोले देंगे तभी तो मुंह तो भींच लिया, दरवाजा बंद कर लिया उनने। पहले मुँह दाब दिया फिर लूट कर लिया? हाँ, और बंदूक कर दी माथे पर? यहाँ कनपटी पे यूं आवाज मत निकालियो। मैं तो हाथ जोड़ती रही, मार मत दी तो तुम मुझे, मैं तो ऐसी मरी पड़ी हूँ। एक बार तो नीचे गिर पड़ी ना, उन्हें उठाई दोनों ने, हाथ खींच के मैं उठे ही ना थे घुटना पे। अकेला देख के घर में घुस गए हो? अब ये तो मुझे पता ना, उन्हें क्या पता ही मैं अकेली हूँ अंदर। अपने आप को बिजली वाला बताया? हाँ, ये करे बिजली के बिल दिखाओ, मैंने कि हम तो भर आए। सर क्या शुभ नाम, क्या डिजिग्नेशन आपकी? सिंचन शर्मा।
असिस्टेंट इंजीनियर। सर, एक वारदात को अंजाम दिया था, घर में बंदूक की नोक पर लूट की गई थी, क्या था पूरा मामला? आपको सम्मानित भी किया गया था, क्या था सर ये? हाँ जी, मेरे पास तो उनकी बेटी का फ़ोन आया था जी। उनकी बेटी ने कहा था कि अंकल जी घर में कोई घुस गया है और मतलब कि मेरी मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही, देखो क्या बात है क्या नहीं है, मुझे इंटीमेट करो। फिर मैं वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैंने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा खुला नहीं। मैंने उनसे कहा भी दरवाजा खोलो, जैसे नॉक करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं करी, बस बात करते रहे। उस औरत से बात करता रहा वो। फिर मैंने उसे धक्का मारा, वो फिर भी उससे कहने क्या बात है, कौन है? मैंने कहा भाई कौन नहीं है, तू दरवाजा खोल। न कि हम अपना हिसाब कर रहे हैं, आपका क्या मतलब है? फिर वो खिड़की पे आ गया देखने के लिए। न कि आप जाइए, हम हिसाब कर रहे हैं। मैंने कहा तेरा हिसाब बाहर करवा दूंगा, तू आ जा बाहर। वो फिर भी मतलब बात नहीं आया। फिर मैंने 1 लाख और मारे दरवाजे। हाँ, मैंने कहा मैं तोड़ रहा हूँ इसे अब। फिर उसने कहा मैं खोलता हूँ। फिर उसने वो दरवाजा जो है खोल दिया। बाहर निकलते ही उसने धक्का मारा, मैंने उसे मारा। बस फिर बाहर लड़ते लड़ते बाहर आ गए। उसके मतलब वो शायद वो तमंचा लोड था या तमंचा लोड करना चाह रहा था वो, उसमें से गोली निकल के नीचे गिर पड़ी। हाँ, वो गोली उठा के मैंने जेब में डाल दी। जब उसने फिर मतलब कि वो उसे वो निकाल लिया पेचकस मारने के लिए। अच्छा। हाँ, डबल हथियार लाए थे मतलब कि? हाँ, जब वो पेचकस निकाल के मारने लिए किया ना, मैंने मतलब एक तरफ हो गया, जल्दी से उसको जप्फी पाली। जप्फी पा के जैसे उसको नीचे गिरा ना, उसने मुझे ही नीचे गिर छोड़ करके वो भाग लगे मोटरसाइकिल तरफ। अच्छा। जब खड़ी थी मोटरसाइकिल, फिर मैं पीछे भाग गया। मैंने उसकी पीछे बल्ली कोड़ी और उसकी टांग में टांग अड़ा दी। झट वो गिर पड़ा, ऊपर मैं बैठ गया। फिर मैंने उसे मारे। इतनी देर में फिर कोई और लड़का था कहीं का, वो जानता नहीं उसको, वो आ गया। मैंने कहा भाई इसके मारे इसमें क्या, बैंड चौथ के सिर में। उसने फिर हेलमेट उठा करके उसका मारा उसका। हाँ, वो सारा टूट गया और उसमें खून निकला है। तो आपने ही वो आरोपी को पुलिस के हवाले किया था? हाँ, मैंने किया था। पुलिस कितनी देर में पहुंची थी सर? पुलिस भाई जल्दी पहुंच गई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। द्वितीय सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता V सतीश, शिव प्रकाश, महेश चंद्र शर्मा समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। 11वें सत्र जो कि 17 जुलाई से हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का संबोधन रहेगा। हरियाणा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रशिक्षित करती रहती है अपने कार्यकर्ताओं को, और प्रशिक्षण का रीज़न भी यही है कि वो समाज में अच्छा काम कर सके और देश के लिए अच्छा काम कर सके, और इसी के निमित्त ये प्रशिक्षण शिविर रहता है। और इसमें समय समय पर लगता रहता है। अब की बार पूरे प्रदेश का प्रमुख 350 कार्यकर्ता, 358 कार्यकर्ता इसमें प्रशिक्षणार्थी रहेंगे, और बाकी जो विषय लेने के लिए आएंगे वो अलग नेता हमारे आएंगे। इसमें भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, उद्घाटन करेंगे। हमारे गजेंद्र शेखावत जी रहने वाले हैं, हमारे BL संतोष जी जो संगठन महामंत्री है वो रहने वाले हैं, और कई नेता जो विचारों से अपने उससे अवगत कराएंगे वो रहने वाले हैं। अब देखा जाए जैसे भाजपा के 8 वर्ष हो गए, क्या इनको कुछ कार्यों को लेकर भी रहेगा उसमें निष्कर्ष या किस तरह? बिल्कुल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जितने अच्छे अच्छे काम किए हैं अपने समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, साथ में रक्षा नीति जो देश की है उसकी भी लिए है, तो बाकी जो प्रदेश में जो अच्छे काम हुए और देश में जो अच्छे काम हुए उनकी सबकी
जानकारी भी दी जाएगी, उस पर विवेचना भी की जाएगी। अगली खबरों में बात करेंगे अब यूपी की। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश सरकार और CSE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU का आदान प्रदान हो गया है। मुख्यमंत्री ने कोटेदारों के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपये लाभांश वृद्धि की घोषणा की है। प्रदेश के राशन के करीब 80,000 उचित दर विक्रेता को गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सशक्तिकरण की डबल सौगात दी। कोटेदारों को CSE या जन सेवा केंद्र के रूप में और सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जहां प्रदेश सरकार और CSE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU का आदान प्रदान हुआ, तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटेदारों के लिए राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 20 रुपये लाभांश वृद्धि की घोषणा की है। कोटेदारों का लाभांश प्रति क्विंटल 70 से बढ़ाकर 90 रुपये हो गया है। इस लाभांश वृद्धि में सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय भार पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश भर की उचित सभी दुकानों का अपग्रेडेशन करने जा रही है। इससे कोटेदारों और सशक्त बनेंगे और राशन वितरण के साथ अन्य सुविधाओं का लाभ आमजन को और भी तत्परता से प्राप्त होगा। चलिए खबरों में बात करेंगे अब दिल्ली की। दिल्ली में PPAC यानी कि पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट दरों में बढ़ोतरी पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा है। गुरुवार को सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने CM अरविंद केजरीवाल के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने CM आवास तक पहुंचने की कोशिश की तो पुलिस ने सभी को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सांसद रमेश बिधूड़ी ने पार्टी कार्यकर्ताओं व प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने पिछले बीते वर्षों में दिल्ली के लोगों से करोड़ों रुपए लूटे हैं। ये लूट अधिभारों के माध्यम से की गई है। बता दें कि बिजली वितरण कंपनियां को जून में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने बिजली खरीद समायोजन लागत में 2 से 6% की वृद्धि करने की अनुमति दी थी। ये वृद्धि उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों में अगले बिल चक्र में जोड़ी जाएगी। साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।